कक्षा 12 के गणित पढ़ने वाले सभी छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग आव्यूह में क्रम को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने आव्यूहों का योग और अंतर ये जाना था। संक्षेप में उसको हम बताते हुए आगे चलेंगे। तो दो आव्यूहों का योग क्या होता है, इसके लिए हम बताए थे। यदि a और b दो आव्यूह हों तो इनका योगफल a प्लस b से निरूपित होगा, किंतु दो आव्यूहों का योग तभी संभव है जब दोनों के क्रम समान हों। तो यदि a और b दो आव्यूह हैं जिनके क्रम समान हों, तो दोनों के संगत अवयवों को जोड़ने से जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे ही हम a और b का योग आव्यूह कहते हैं और उसे a प्लस b से निरूपित करते हैं। इसी तरह से दो आव्यूहों का अंतर भी a माइनस b से निरूपित होगा और a माइनस b भी a और b के संगत अवयवों को घटाने से प्राप्त होता है। तो दो आव्यूहों का योग अथवा अंतर ये तभी संभव है जब दोनों के क्रम समान हो, और क्रम समान होने पर उनके संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त आव्यूह योग आव्यूह कहलाएगा और घटाने से जो आव्यूह प्राप्त होता है वह अंतर आव्यूह कहलाता है। अब आव्यूहों के योग से संबंधित कुछ गुणधर्म हैं, ये पहले भी हम लोगों ने जाना था, आज भी थोड़ा जान लें। जैसे आव्यूहों के योग के गुणधर्म हैं, पहला है a प्लस बी बराबर b प्लस ए, अर्थात आव्यूहों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यदि दो आव्यूहों को क्रम बदल करके हम जोड़ें तो योग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसे हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम का पालन करता है आव्यूहों का योग। यहाँ पर तीन आव्यूह हैं a b c, तो a प्लस b प्लस सी बराबर a प्लस b प्लस सी, अर्थात आव्यूहों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। a प्लस जीरो, जीरो यहाँ जीरो आव्यूह है, किसी भी क्रम का आव्यूह हम लेंगे उसके सभी एलिमेंट जीरो होंगे, तो a प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस a बराबर a, यहाँ जीरो को हम शून्य आव्यूह कहते हैं। और चौथा है यदि a प्लस बी बराबर b प्लस सी, अगर a प्लस बी बराबर b प्लस सी हो तो दिस इम्प्लाइज दैट a बराबर c, इसे हम निरसन नियम कहते हैं। तो इस तरह से आव्यूहों के कुछ गुणधर्म हैं, इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, जैसे दूसरा है a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी और प्लस सी। अब अगर इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है a प्लस बी प्लस सी। अब हम a को मान लें समान क्रम के तीनों आव्यूह मान लें a i j m क्रॉस n, और प्लस b को अगर हम मान लें b i j m क्रॉस n, और प्लस c को अगर हम मान लें c i j m क्रॉस n, तो इसको हम क्या कहेंगे a i j m क्रॉस n और प्लस, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हमें मिलेगा कि क्या b i j और प्लस c i j। अब फिर ये दोनों जोड़ देंगे, क्रम वही होगा m क्रॉस n, तो इस तरह से हमें मिलेगा a i j प्लस b i j प्लस c i j और m क्रॉस n। अब यहाँ से अगर हम हटाना चाहें तो इन दोनों को अलग कर लें, a i j प्लस b i j और प्लस c i j m क्रॉस n। अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस b हो गया और ये क्या हुआ c हो गया। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सिद्ध हो जाता है। और भी गुणधर्म पढ़ेंगे। अब हम आव्यूहों का गुणनफल पढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो आव्यूहों का हम
गुणा कैसे करते हैं, गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसको बड़े ध्यान से सुनिए कि यदि ए और बी दो आव्यूह हों तो इनका गुणनफल ए बी तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो बच्चों, दो आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ कॉलम, बी में पंक्तियों की संख्या अर्थात बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। अब कैसे गुणा करेंगे? जैसे मान लें कि ए एम क्रॉस पी क्रम का एक आव्यूह है, अर्थात पंक्तियों की संख्या एम और स्तंभों की संख्या पी है। दूसरा आव्यूह है बी, जिसका ऑर्डर है पी क्रॉस एन, अर्थात पंक्तियों की संख्या पी और स्तंभों की संख्या एन है। तो यदि ए एम क्रॉस पी और बी पी क्रॉस एन क्रम के दो आव्यूह हों, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए में स्तंभों की संख्या बी और बी में पंक्तियों की संख्या पी है, अर्थात ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो यहाँ पर ए और बी का गुणनफल संभव है। अब ए और बी के गुणनफल को हम ए बी कहें, तो यह ए बी एक किसी आव्यूह सी को व्यक्त करता है जिसका क्रम क्या होगा, एम क्रॉस एन। तो ए और बी का गुणनफल एम क्रॉस एन क्रम का एक आव्यूह होगा जिसका अवयव सी आई जे, अगर हम इसका अवयव सी आई जे लें तो सी आई जे प्राप्त कहाँ से होगा, ए के आईवें पंक्ति तथा बी के जेवें स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफलों के योगफल से प्राप्त होता है। तो इस तरह से अब हम दो आव्यूहों के गुणनफल को कैसे डिफाइन करते हैं कि यदि ए एम क्रॉस पी तथा बी पी क्रॉस एन क्रम के दो आव्यूह हों तो इनका गुणनफल ए बी बराबर सी एम क्रॉस एन क्रम का एक आव्यूह होगा जिसका अवयव सी आई जे ए के आईवें पंक्ति तथा बी के जेवें स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफलों के योगफल से प्राप्त होता है। अब एक उदाहरण से इसको अच्छी तरह से समझें। जैसे ए बराबर 2 5 4 1 3 2 और बी बराबर 1 8 4 2 ऋण 3 2। यहाँ पर बच्चों देखो ए का जो ऑर्डर है वो नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, 2 गुणे 3 क्रम का आव्यूह है। और बी नंबर ऑफ रो इसमें 3 3 गुणे नंबर ऑफ कॉलम 2। तो सबसे पहले तो हमें यह चेक करना होगा कि ए और बी का गुणनफल ए बी संभव है अथवा नहीं। अगर संभव नहीं है तो सीधे लिख देते हैं कि ए बी संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम ए में स्तंभों की संख्या देख रहे हैं 3 और बी में पंक्तियों की संख्या 3 है, मतलब ये सेम है। नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी, देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल। इसका मतलब ए और बी का गुणनफल ए बी संभव है। अब ए और बी के गुणनफल से जो हमें आव्यूह मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर यहाँ से ए के पंक्तियों की संख्या और बी के स्तंभों की संख्या, यही ऑर्डर हो जाएगा। इसका मतलब कि ए बी का जो भी आव्यूह मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 गुणे 2 क्रम का होगा। तो 2 गुणे 2 क्रम का मतलब उसमें 2 पंक्तियां होंगी और 2 स्तंभ होंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कुल कितने होंगे, 4। तो अगर उन 4 अवयवों के जगह पर हम 4 पॉइंट बना लें तो इसका मतलब यहाँ ये कुछ मान मिलेंगे 4। अब यहाँ पर जो भी अवयव होगा वो पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का होगा। तो गुणा कैसे करेंगे, पहली पंक्ति ए का लेंगे और पहला स्तंभ 2 का लेंगे, बी का लेंगे। तो पहली पंक्ति ए का कितना है, यहाँ लिखें 2 5 4, ये ए का पहली पंक्ति है R1।
और पहला स्तंभ बी का अगर देखें तो क्या है 1 4 -3। तो इस तरह से ये C1 हो गया। हमने गुणनफल में बताया था कि ए बी बराबर सी m क्रॉस n क्रम का एक अवयव प्राप्त होगा जिसका अवयव Cij अर्थात आयवें पंक्ति जेवें स्तंभ का अवयव ए के आयवें पंक्ति और बी के जेवें स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफलों के योगफल से प्राप्त होगा। तो यहाँ पर यहाँ का जो एलिमेंट होगा पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव वह ए के पहले पंक्ति और बी के पहले स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफलों के योगफल से प्राप्त होगा। तो पहली पंक्ति ए का है 2 5 4 और पहला स्तंभ है बी का 1 4 -3। अब संगत अवयव क्या है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? तो 2 का संगत यहाँ 1 होगा, 5 का संगत यहाँ 4 होगा और इस 4 का संगत यहाँ -3 होगा। तो इनका अगर हम गुणनफल अगर करें तो 2 गुणे 1 और फिर 5 गुणे 4 जोड़ते चले जाएं, 5 गुणे 4 और फिर प्लस 4 गुणे -3, 4 गुणे -3। अब टोटल करें तो 2 प्लस 5 चौके 20 और 4 3 12 -12। तो इस तरह से 20 2 22, 22 में से 12 निकला 10 हो गया। तो यहाँ का एलिमेंट कितना हुआ 10। इसी तरह से यहाँ का जो अवयव होगा वो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ में होगा। तो पहली पंक्ति हम ए का लेंगे और दूसरा स्तंभ बी का लेंगे। तो पहली पंक्ति ए का दूसरा स्तंभ, तो दूसरा स्तंभ यहाँ का इसका मतलब इसका हमें गुणा करना होगा 2 5 4 ये और दूसरा स्तंभ वहाँ है 8 2 2। तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ और इसका इसके साथ गुणा करके जोड़ देंगे। तो 2 8 दूनी 16, फिर 5 दूनी 10, 16 10 26 और 4 दूनी 8, 26 और 8 34। तो यहाँ का एलिमेंट कितना मिला 34। इसी तरह से यहाँ का अवयव क्या होगा, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ है। तो पंक्ति हम ए का लेंगे, स्तंभ बी का लेंगे। तो पहली पंक्ति है 1 3 2 और पहला स्तंभ है 1 4 -3। तो संगत अवयवों का गुणा करें तो 1 इकाई 1, 3 चौके 12, 12 1 13 हो जाएगा। फिर 2 3 6 -6 होगा तो घट जाएगा। तो 1 इकाई 1, 4 3 12 1 13, 13 में से 6 निकलेगा 7 बचेगा। तो 7 हो गया। फिर यहाँ का एलिमेंट होगा दूसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ का। तो दूसरी पंक्ति हम ए का और दूसरा स्तंभ बी का। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का हम मल्टीप्लाई कर दें, 1 8 8, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो 8 6 14 और 2 दूनी 4, 14 4 18। तो इस तरह से ए और बी का गुणनफल हम प्राप्त कर लिए। अब कुछ और भी उदाहरण लेकर के 2 अवयवों का गुणनफल सीखिए। इसके आगे कल हम चर्चा करेंगे।